प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आते हैं एक एक पॉइंट करके आते हैं। ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए तो वो फोर्स मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप हो, साइज हो या दोनों हो, चेंज हो जाता है या टेंस टू चेंज हो जाए या वो दोनों चीज़ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये वाला है, ये ऑब्जेक्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, शेप या साइज इसका चेंज हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि जब ये ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने यही ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया था तो चेंज हो गया, तो ये जब हम छोड़ देते हैं तो जो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, आप मतलब रीगेन कर ले अपने पोजीशन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ध्यान से देखते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इलास्टिक लिमिट। ये चीज़ को, लाइन को ध्यान में रखना है, अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम इतना फोर्स अधिक दे देंगे कि वो ब्रेक ही कर जाए, ऐसा नहीं, एक लिमिट तक हमारा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे, या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर लेता है तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे स्टील लेते हैं और रबर लेते हैं, रबर को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, इलोंगेट करता है, वैसे ही सेम स्टील वगैरह भी होता है ना। अब तो अगर हम रबर का एग्जांपल लें और एक स्टील का एग्जांपल लें, उन दोनों को हम क्या करें, फोर्स लगाएं, तो सबसे पहले जो है स्टील या हमारा रबर, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिनल अपना पोजीशन पे रीगेन कर लेगा, रबर या स्टील? नहीं, स्टील। ध्यान रखना, स्टील जो होता है, जो हमारा नहीं होता है स्केल वगैरह भी, तो वो उसको एक बार करके देखना और रबर को भी करके देखना। स्टील जो होता है हमारा सबसे पहले अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, ठीक है। इसको पहले अब नोट करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आते हैं स्ट्रेस। पहला चीज़, स्ट्रेस को जो है हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया है कि कोई रड ले लिया है, ये हमारा क्या है, एक रड है, ठीक है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, ये रड हमारा इलोंगेट करेगा। जैसे ये एक रड है, इसको हम फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, तो इलोंगेट करेगा। मान लेते हैं डेल्टा एल हमारा इलोंगेट करता है, अगर एल लेंथ का है तो होता क्या है कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फोर्स के लिए हम एफ ऑफ आर लगा देते हैं, जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स बैक की तरफ से लगेगा तो एफ ऑफ आर, तो एफ ऑफ आर अपॉन एरिया के लिए ए इंडिकेट कर देते हैं। तो रीस्टोरिंग मतलब जो स्ट्रेस हमारा हो जाता है फोर्स बाय एरिया, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ध्यान देते हैं, यहाँ पे से हमने फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट पर, तो क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है, क्या एक्सीलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब इस केसेस में एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया का। अगर हम बात करें यूनिट का इसका, तो यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं पास्कल, पास्कल है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पास्कल के नाम से, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस,
स्ट्रेस का जो हमारा होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड शियरिंग या इसको हम टेंजेंटियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा 2 टाइप का होता है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो टेंसाइल कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ से इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा, यहाँ एफ ऑफ आर लगेगा। मतलब स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल के लिए टी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। तो कंप्रेसिव में क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस करते हैं ना, तो कंप्रेस करेंगे इधर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स है, तो होगा क्या, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा, एफ ऑफ आर। तो इसके लिए सी वर्ड यूज कर लेते हैं फॉर कंप्रेसिव के लिए। तो सेम रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल भी बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ऊपर की तरफ से ये टेंजेंटियल भी बोलते हैं, शियरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि इस पर फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो यहाँ से अपोजिट से क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एफ ऑफ आर, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा फिर से सेम रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हम यहाँ मान लेते हैं कि ये छोटा सा लेंथ एक्स लेंथ हमारा क्या हुआ है, कुछ हमने फोर्स लगाया से ये कुछ ऐसे मूवमेंट किया है, एक्स लेंथ हम मान कर चलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट का हम लेंथ मान लेते हैं कि एल है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का लेंथ हमने एल मान कर चला है। अब यहीं पर आ लेते हैं, इसका आगे थोड़ा देखेंगे। इसमें थर्ड क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको सराउंडिंग से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट का ये हम मान लेते हैं कि हमारा शेप था, अब चेंज होकर ये आ गया है ना। तो यहाँ से जब ये फोर्स अप्लाई होगा सराउंडिंग से सभी से, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा इस पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मतलब एफ ऑफ आर मान लेते हैं यहाँ लग रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सभी के लिए सेम ही होता है, कॉमन फार्मूला। कोई डाउट है किसी को, तो नोट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, इसके लिए अगर हमें एरिया की बात करते हैं, ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा ना यहाँ, तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम चेंज कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर बाई पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस अगर दिया हुआ है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर एक चीज़ और है, इसको हम और भी यूज कर सकते हैं। जैसे फोर्स बाई एरिया हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स बाई एरिया हमारा प्रेशर भी तो होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। आगे हम यूज करेगा प्रेशर के टर्म में। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं पहले सेल्फ से सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 वायर्स सेम मटेरियल 2:1 है, दे आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग सिमिलर फोर्सेस। मतलब 2 वायर हैं, दोनों वायर का रेडियस हमें दिया है, मान लेते हैं ये इसका R1 के लिए दिया है 2 है, एक दूसरा वायर भी ले लेते हैं जिसका रेडियस हमारा 1 दिया है, 2:1 के रेशियो में। तो हमें क्या निकालने में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स बोला है दोनों के लिए सेम है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बाई ए। अगर हम 1 के लिए बात करें, स्ट्रेस 1 के लिए करें तो फोर्स एरिया को हम लोग लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस हमारा 1 हो जाएगा जब 1 के लिए करें। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस का है। तो सेकेंड के लिए करें मतलब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर होगा।
R1 का होल स्क्वायर। अब R2 का वैल्यू ये हमारा R1 है, ये R2 1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नोट कर लेते हैं, पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। कॉपर, स्टील, ग्लास एंड रबर इन ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे ज़्यादा तो स्टील का होता है, तो सबसे कम इसमें रबर का होता है। तो ग्लास, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। नोट करना है। स्टील का सबसे ज़्यादा होता है। वो अगर वो स्टील वाला ही है ना, स्केल लेकर आना, एक बार हम करके दिखा देंगे। हाँ हाँ, जो स्टील वाला रहता है ना, वो फास्ट उसका होता है तुरंत। जैसे रबर है ना, हम लोग जो लगाता है, तो रबर को हम ऐसे करते हैं, नॉर्मल तो लेता है, लेकिन अगर ये तो पतला रबर है ना, थोड़ा सा मोटा कर लेकर देखो, नहीं होता है जल्दी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे की तरफ। इसको भी ट्राई करते हैं पहले। हाँ बोलो आंसर बा। ठीक, चलते हैं। इलास्टिक इफेक्ट नहीं होता है जिस पर, ये हमसे पूछा है ना, तो स्टील पर होता है, कॉपर पे होता है, रबर पे होता है, क्वार्ट्ज पर नहीं होता है। ठीक है, छोटा छोटा कण होता है, पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ से पहले ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर क्या था? स्टील। हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसका होता है? स्टील का होता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन को हम लोग पहले की ई वर्ड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ई वर्ड से इंडिकेट किया जाता है इसको। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या बोलता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर चेंज इन लेंथ भी बोलता है ना, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, स्ट्रेन इज इक्वल टू बोलता है हमें, तो पहला चीज़ क्या होता है? चेंज इन, अगर लेंथ की बात बोलेगा तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू में भी बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। जो भी चेंज हो रहा है ना, और डिवाइड बाय ओरिजिनल हमारा जो ऑब्जेक्ट का रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नोट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्ट्रेस का टाइप देखा था, सेम स्ट्रेन का भी 3 टाइप्स होता है। ठीक है, नेम सेम ही होता है। पहला जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस पढ़ा था, अब स्ट्रेन। तो हम जैसे एक रड है यहाँ पे, ध्यान दो, इसको क्या किया है, हम यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ से हमने क्या लगाया है? फोर्स लगाया। तो मान लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे हमारा डेल्टा एल चेंज हुआ है, एल लेंथ का है, तो डेल्टा एल हमारा क्या हुआ? चेंज हुआ है। तो स्ट्रेन निकालते हैं इसका, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सेम शेयरिंग के लिए यहाँ से हमने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है इस पर। तो क्या हुआ कि ये मान लेते हैं यहाँ पे एक्स लेंथ हमारा क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं एल था। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है एक्स बाई एल, या एक्स बाई एल। देखो, अगर ये मान लेते हैं एंगल हमारा यह थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके साथ रिलेशन होता है? tan थीटा का।
ठीक है। तीसरी नंबर बात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया गया है यहाँ से सराउंडिंग से, तो क्या हुआ है कि मान लेते हैं कि ये इसका जो वॉल्यूम ये वाला हमारा चेंज हुआ है, डेल्टा भी चेंज हो गया है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। एक चीज़ और जो इसका यूनिट की अगर हम बात करें स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का यूनिट देखो, यहाँ लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है, सभी के लिए आते हैं हम, तो लेंथ मीटर मीटर कर जाएगा, तो नो यूनिट, साथ साथ नो डायमेंशन। जब यूनिट ही नहीं है तो कोई डायमेंशन भी इसका नहीं होगा। ठीक है, न कोई इसका यूनिट होता है, न कोई इसका डायमेंशन होता है। तो पहले नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं इसको सेल्फ से। गैसेस में नहीं हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात बोल रहा है, तो गैस को कैसे हम इलोंगेट करेगा, होगा क्या, नहीं कर सकते हैं। लिक्विड है, लिक्विड में वाटर या कुछ भी होगा उसको हम इलोंगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड को कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको भी फिर से सेल्फ से ट्राई करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, मतलब लेंथ दिया है एक वायर का 2.5 मीटर का, हैज ए परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन इज दिस वन, मतलब स्ट्रेन का वैल्यू दिया है 0.012% टेंसाइल। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, मतलब डेल्टा एल हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 0.12%, 0.0 था बीच में, 0 परसेंटेज में है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 0.012/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज में है तो उसको तो ब्रेक कर सकते हैं ना। अब लेंथ का वैल्यू दिया है हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 0.012/100 लिख सकते हैं। तो पहले इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 110 आ जाएगा, फिर इसको हटा देते हैं तो 1 2 3 0 आ जाएगा। अब कट करके देखते हैं तो ये कटेगा 4 से, यहाँ से तो ये पॉइंट भी ख़त्म है, तो ये हो गया 3, तो कितना आ रहा है 3/10 इंटू 1000 है ना। ऐसा अब ऑप्शंस को देखें तो पॉइंट में है, mm में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻3, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो नोट करते हैं। चलो आगे देखते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम लोग जो क्या देखते हैं, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब जब डिफॉर्मेशन हम देखा था तो जब स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, तो ये बोलता है कि स्ट्रेस हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्ट्रेन का। कहने का मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, स्ट्रेन का है। ठीक है, या अब हम इसको इक्वल करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक ई लेकर आते हैं और इसको यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन के बराबर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। जहाँ ई हमारा कांस्टेंट होता है, वेयर ई जो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो
इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस भी होता है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा स्ट्रेस तक, और ये जिस पॉइंट पर आया ये हमारा होता है इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रेस का जब भी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक इलास्टिक लिमिट लेकर आते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। ये पूरी तरह से 45 डिग्री पे नहीं होता है, 45 से एबव के होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हो गया, देखते हैं क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको पहले, ठीक है। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड। स्ट्रेस को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। तो हमसे बोला है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या था, ई, और ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो इस पर ही कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कांस्टेंट है ना, वो नहीं होगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग जो है गामा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, गामा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोई रॉड है हमारा, है ना, ये कोई रॉड है जो जिसका लेंथ हमारा एल लेंथ का है। हमने क्या किया है, नीचे की तरफ फोर्स लगाया है। तो फोर्स लगाने से क्या हो गया है कि ये डेल्टा एल जो है हमारा चेंज हो गया, इसका लेंथ में क्या है, डेल्टा एल हमारा चेंज ऑफ लेंथ आया है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बोलता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम लोग फार्मूला पढ़ा था, या इससे पहले देखा था हुक्स लॉ में, कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमें क्या बोला था, ई के बराबर, है ना। मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और हम लोग इसका फार्मूला पढ़ा था स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। मतलब इसी को आगे बढ़ाए तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल। तो यह हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, आइए जिसको हम लोग ई बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को सेम ही लेते हैं हम, गामा से भी इंडिकेट करते हैं और ई से भी इंडिकेट करते हैं, दोनों इंडिकेट करते हैं। अब एसआई यूनिट की हम बात करें इसमें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट का देखते हैं, ये दोनों लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले नोट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है। ए वायर ऑफ लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। यहाँ कोई फिक्स सपोर्ट है जिस पर से एक वायर को हैंग करा दिया गया है, मान लेते हैं ये वायर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेज L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड। यहाँ पे m मास को सस्पेंड करा दिया है, ठीक है, ये वाला है मास। तो ये नीचे की गिले तरफ क्या लगेगा, mg, है ना। तो उसका जो लेंथ हमारा है वो एल हो गया है, मतलब यही वायर था। अब इसका जो लेंथ हमारा है कुछ L1 हो गया है, पहले L था, अब हमारा ये इसका लेंथ क्या हो गया है, L1 हो गया है। मतलब चेंज इन लेंथ हम बात करें तो क्या हो जाएगा, L1 माइनस L का, है ना। हम लोग क्या पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई ए डेल्टा एल पढ़ा है, ठीक है।
तो एफ हमारा ये जो एम जी जो लगा है वो तो एफ के बराबर ही होगा, तो एम जी एल अपॉन ए, ये तो हमारा यही है। चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, L1 माइनस एल का, एम जी एल ए इंटू L1 माइनस एल, नोट कर लेते हैं। चलो, हम जो पढ़े थे फार्मूला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है उसके अनुसार हम बात करें तो फार्मूला में दिखा है कि गामा इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ओनली डिपेंड्स ओनली द मटेरियल, ना तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है ना उसका रेडियस पर डिपेंड करता है। तो हम इस चीज़ को नोट करके लिख देते हैं, नोट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में, सेकेंड में डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड रेडियस, हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ और रेडियस पे। इसीलिए इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ही रह जाएगा, गामा ही रह जाएगा। ठीक है, नोट करते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एडजेसेंट ग्राफ शोन इन द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, लेंथ हमारा दिया है, लेंथ हमारा 1 मीटर बोला है, सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रूफ, कोई छत पर से उसको टांग दिया गया है ना, एंड द लोड डब्लू हमारा यहाँ पे लिया है, डब्लू इज इक्वल टू एफ भी बोल सकते हैं, ये एम जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये चीज़ जानते हैं क्योंकि यहाँ देखो जो नंबरिंग लिया है एक्स एक्सिस में वो 20, 40, 60 जो है डब्लू लिया है और किस में लिया है, न्यूटन में। ठीक है, आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए का वैल्यू हमारा दिया है 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ 1 अगर लेंथ लेते हैं तो ये वो 20 के बराबर है, ये अगर हम आते हैं तो ये हमारा 40 है। ये ग्राफ को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कंपेरिजन करके देखो, ये 0 है, 0 से 20 करोगे तो लेंथ हमारा कितना है, या यहाँ लेंथ नहीं हमारा वर्क है या लोड है या फोर्स है, कितना है 20 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये इसके बीच कर लेते हैं तो भी हमारा ये कितना है 20 ही है। इन दोनों का मिड में देखें तो ये भी 20 ही है, ये भी हमारा 20 ही है, ये भी हमारा 20 है, ये भी 20 है। और ये हमारा चेंज ऑफ लेंथ दिया है 0 से 1, फिर 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से यहाँ कंपेरिजन करें तो 1, फिर यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो 2 - 1 1 ही रहेगा, फिर यहाँ भी कंपेरिजन करेंगे 3 - 2 1। ये किसके 10 टू द पावर -4 के टर्म लिया है, 1 × 10 टू द पावर -4 के टर्म में लिया है डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और एफ इज इक्वल टू हम यहाँ डब्ल्यू लिया है तो डब्ल्यू एल बाई ए डेल्टा एल। डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ कंपेरिजन करें यहाँ से यहाँ तक तो 20, लेंथ लिया है 1, एरिया लिया है 10 टू द पावर -6, और डेल्टा एल हमारा 1 × 10 टू द पावर -4। 10 ऊपर कर देते हैं तो 20 × 10 टू द पावर +10 हो जाएगा। ऑप्शन में 20 नहीं 2 लिया है तो 2 × 10 टू द पावर
11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं क्या बोल रहा है। द यंग्स मॉडल ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। अच्छा, एक स्टील की बात कर लेते हैं, एक ब्रास की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ब्रास का यंग्स मॉडुलस हमारा गामा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गामा। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों का लेंथ हुआ क्या दिया है, सेम है। सेम एरिया भी है, एरिया भी सेम है दोनों की तरफ। ठीक है। 1 स्टील एंड अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। मतलब कहीं ये हमारा, इसको ऊपर कर देता है, यहाँ कोई छत है, ये दोनों से क्या किया है, दोनों वायर को बांध के टांग दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ से इसको भी टांगा है, इसको भी टांग दिया है। ठीक है। इफ वी वांट टू लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल देन वेट एडेड, देखो किस लेवल का वो हमारा यहाँ वेट वो डाले। ठीक है, कि चेंज ऑफ लेंथ जो हो जाए हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये हमसे पूछा है कि दोनों में किस लेवल का वेट हम डालें कि जो चेंज ऑफ लेंथ हमारा हो, दोनों इक्वल ही रहे, है ना। तो वेट इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके लिए वेट हम S फॉर स्टील है और वेट इसके लिए फॉर ब्रास ले लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि गामा इज इक्वल टू FL बाई A डेल्टा L। हमें तो डेल्टा L का वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा L की बात बोले तो क्या हो जाएगा, FL बाई A गामा। तो दोनों को कंपेरिजन एक ही साथ कर देते हैं। डेल्टा L फॉर स्टील इज इक्वल टू डेल्टा L फॉर ब्रास होगा। मतलब FL बाई A गामा, ये पूरा स्टील के लिए S लगा देता है, इज इक्वल टू FL बाई A गामा फॉर ब्रास के लिए, है ना। अब F को हम W से भी तो ले सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं WSL बाई AS गामा S इज इक्वल टू WBLB बाई A गामा, ये दोनों के लिए, B के लिए है, ब्रास के लिए है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक गामा ही है जो 2 टाइम्स है स्टील का, नहीं तो रिमेनिंग तो सबका सेम ही है। तो WSL ही रह गया, ये हमारा यही रह गया, ये हमारा 2 गामा हो गया, ये हमारा WB ही रह गया, ये L ही रह गया, ये A रह गया, ये गामा रह गया। तो A से A कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, L से L कैंसिल। तो WS बाई WB, ये हमारा 2 इधर आ जाएगा, तो 2:1, 2:1 नोट कर लेते हैं। चलो देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका क्या होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी FL बाई A डेल्टा L, लेकिन यहाँ हमें डेल्टा L निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, FL बाई A गामा, है ना। अब देखो यहाँ वैल्यू से हम देखते हैं कि यहाँ लेंथ है और डायमीटर की बात बोला है, मतलब एरिया का लिंक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो पाई D स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला वैल्यू को लेकर आ जाए, तो FL तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये पाई D का स्क्वायर बाई 4 इंटू में गामा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा L हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई D का स्क्वायर का होगा, L बाई D का स्क्वायर होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लेंथ और डायमीटर की बात हो रही है ना। तो ये बोल सकते हैं, मतलब 1 के लिए हम बात बोले, इसके लिए हम करके देखें। 1 के लिए डेल्टा L निकालते हैं, तो लेंथ हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर और ये है 0.5,
तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.5 मतलब स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो ये हटेगा, ये दोनों पॉइंट हटेगा तो डबल 0, एक 5 से कटाएगा तो ये 10 हो गया, और ये 5 से कटेगा तो 50, 10 1 मतलब 2, मतलब आ गया 200। दूसरे के लिए निकाल कर देखें किसका है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 100, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, मतलब ये कितना है 100। 3 के लिए करें तो 200 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 मतलब 50 आ गया। 4th के लिए करके देखें तो 300 और डिवाइड बाई 9 तो नियर अबाउट 33.33 आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इनलोंगेशन किसका दिखाई दे रहा है, 1 का, यही रह जाएगा इसका आंसर। जिस समय उसका सिर्फ क्वेश्चन उसका एक्सप्रेशन की बात बोलेगा तो उस समय डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन जिस समय वैल्यू दिया हुआ है तो सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज करेंगे। जो एम्स का क्वेश्चन पूछा था वो क्या बोला था, एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। लगता है कि डी होगा आंसर, तो कैसे होगा, तो हम फार्मूला पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एफ एल बाई ए डेल्टा एल। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें पूछा है ना, तो देखो यहाँ सब कुछ लिखा है, कॉपर फिक्स बार वॉल्यूम भी दिया है, लेंथ एल लिया है, वार इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स एफ ले लिया है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इन द वायर फॉर डेल्टा एल है ना। तो डेल्टा एल ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए गामा। तो यहाँ डेल्टा एल हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का है ना, बोल रहा है, लेकिन एक इसमें कंफ्यूजन बना के रखा है। यहाँ एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, वॉल्यूम तो बोला है लेकिन एरिया नहीं बोला है। बोला है क्या, नहीं बोला है, तो इस केसेस में गलत है। अगर बोल देता एरिया का कोई भी कंसेप्ट मतलब या एरिया के रिलेटेड कुछ भी बोलता तो हम सही मान लेते, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा तब जाकर हो सकता है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, या वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम बाई एल होगा। अब हम देखें इसी को आगे बढ़ाए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एफ एल, एरिया की जगह क्या डालेगा, वी बाई एल इंटू में गामा। अब एल हमारा ऊपर चला जाएगा तो एफ एल का स्क्वायर भी गामा। अब तो लिंक हो गया, मतलब डेल्टा एल जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्ट्रेट लाइन होने के लिए एल स्क्वायर होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है तो नोट करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना, प्ले लिस्ट पे है। पहला चीज़ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बी वर्ड से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल बी वर्ड, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ कहाँ हो सकता है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। अब हम इससे पहले पढ़ा था स्ट्रेस के लिए कि फोर्स बाय एरिया। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेन के केसेस में चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक चीज़ और हम लोग पहले से जानते हैं चीज़ कि फोर्स बाय एरिया हमारा किसका बराबर होता है, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P बाई डेल्टा V बाई V। अब एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है, जो पहले हमारा वॉल्यूम था इसको गौर से देखें तो इतना बड़ा था, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, इसका एरिया
छोटा हो गया है ना। मतलब छोटा होने का मतलब क्या है कि उसका वैल्यू जो हो जाएगा नेगेटिव में आएगा, तो हम नेगेटिव साइन भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब B इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं P बाई डेल्टा V बाई V का। मतलब अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पे, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वॉल्यूम जो हमारा चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल उसका तो हमारा सेम ही रह जाएगा। मतलब यूनिट हमारा प्रेशर के बराबर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं इसको। हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था उसको फिर से एक बार लिखते हैं कि B इज इक्वल टू P बाई डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V। मतलब इसको हम P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V का। अब क्वेश्चन है कि डेल्टा P हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखें कि इधर से अगर कोई प्रेशर लग रहा होगा, मतलब इधर से जो हमारा एक फोर्स लग रहा है, तो इंटरनली भी तो फोर्स इधर से लग रहा होगा, है ना। अब इधर से जो हम मान लेते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू F बाई A का होता है, या F यहाँ से हम निकाले तो क्या हो जाएगा PA। तो इंटरनली प्रेशर हम मान लेते हैं कि कुछ P0 लग रहा है, और आउटर हम P मान लेते हैं। तो इंटरनली के लिए F डैश मान लेते हैं। F डैश क्या हो जाएगा, या नेट कंप्रेसिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो F नेट हम मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो इधर से हमारा है F माइनस F डैश का, मतलब FP माइनस F डैश P का, P नहीं P0 माना है, P0 ले लेते हैं। तो P A है, सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा, फोर्स इज इक्वल टू हम P A लिए हैं, तो PA माइनस P0 A का, या यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लें तो P नहीं A कॉमन ले लेते हैं, तो A कॉमन लेते हैं तो P माइनस P0 का ले सकते हैं, है ना। मतलब F नेट उधर से एरिया को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो एरिया आ गया, तो हमारा क्या बचा P माइनस P0। और फोर्स बाय एरिया हमने पढ़ा था कि ये किसका होता है, स्ट्रेस का होता है, और ये P माइनस P0 को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। तो इसी के लिए हमने लिखा है कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V का। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए, आप गेट करते हैं। ये क्या बोलता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल, मतलब C इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, या हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V का होता है। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा कुछ और आ जाएगा। मतलब क्या बोला है ध्यान से कि रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। सिंपली हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द अप्रॉक्सीमेट नोट करते हैं, डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर, मतलब एच डेप्थ के केसेस में लिया है 2700 मीटर है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर ए आर एस दिस वन, मतलब सी का भी वैल्यू हमें दिया है 45.4 10 टू द पावर माइनस 11 पर पास्कल, है ना। एंड डेंसिटी, डेंसिटी को रो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। द फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब हमें क्या बोला है कि डेल्टा V बाई V को फाइंड करो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि B इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, मतलब ये जो हमारा वैल्यू उठाया कि यहाँ से अगर आया है H का वैल्यू 2700 मीटर लिया है, अगर यहाँ P ले लेते हैं तो यहाँ P0 तो कंप्रेसिव है,
ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/c इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू सी इंटू में डेल्टा पी को हम चूँकि हाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं एच रो जी। तो c का वैल्यू हमारा है 45.4 10⁻⁻11, इधर ले लेते हैं, यहाँ से यूज करते हैं। c इज इक्वल टू है 45.4 10⁻⁻11। उसके बाद रो का वैल्यू है 10⁻3, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है। c आ गया, h का वैल्यू है 2700। तो पहले पॉइंट को हटाए तो ये 10 से ये पॉइंट ख़त्म। उसके बाद 454 इंटू 27 करते हैं और 10⁻⁻11 ये +3 और यहाँ से +2, तो कितना रहा है 5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो 454 इंटू में 27, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 31, 8 5 2 जा 10 1 8 9, तो 8522। तो ये हमारा कुछ आ रहा है 12258 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 11 + 5 करेंगे तो 6। अब ऑप्शंस देखें तो ये -2 में लेकर आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2258। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया -2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो पहले नोट करेंगे इसको 3b, ये लिखा है p/b का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, एक बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज b, ठीक है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर p, प्रेशर को p ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज, मतलब फ्रैक्शनल डिक्रीजेज ऑफ रेडियस, मतलब हमें बोला है डेल्टा r/r क्या होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि b इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v, ठीक है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा p बाई b का, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब डेल्टा v बाई v का वैल्यू हम चूँकि यहाँ बोला है रेडियस, फ्रैक्शन डिक्रीज बाय रेडियस, कैसे निकालेंगे। तो हम यह करते हैं, बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डेल्टा v बाई v हमारा क्या हो जाएगा 3 डेल्टा r/r का। अब ये डेल्टा v के जगह पे हम ये वाला भी टर्म यूज कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 3 डेल्टा r/r इज इक्वल टू डेल्टा p बाई b का, या डेल्टा r/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा p बाई b। अब यहाँ पे जो प्रेशर लिया है, यूनिफॉर्म प्रेशर p लिया है, तो हम भी प्रेशर ले लेते हैं, तो p बाई 3b का, p बाई 3b, p बाई 3b, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो नोट कर लेते हैं पहले।